अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक अपनी रहमतें इसी तरह आप पर बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे और ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे और बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हिदायत दे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोगों से जो गुज़ारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। आपकी जो राय होती है, जो आप लोग कमेंट करते हैं, हमारे लिए उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। आपसे गुज़ारिश है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो इस पे कमेंट्स हैं, वो ज़रूर किया करें। दोस्तों, लाशों पर सियासत का पीटीआई का तमाम बयानिया वज़ारत दाखिला ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मिट्टी में मिला दिया है। तफ़सील के साथ कौम के सामने हक़ाइक़ रखे हैं और इस्लामाबाद में क्या हुआ था, इसमें प्रेस रिलीज़ में बताया गया है। 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफ़ाक़ी हुकूमत को अमन-ओ-अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि वो अमन-ओ-अमान के हवाले से पीटीआई की क़यादत से राब्ता किया करे। ऐसा किया गया, पीटीआई की क़यादत से राब्ता भी किया गया। बेलारूस के सदर और आला सतही चीनी वफ़द के दौरे के पेश नज़र पीटीआई को मुअत्तद बार जो उनका प्रोटेस्ट था, वो मौखर करने की दरख्वास्त की गई और पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर उन्हें संजानी के मुकाम पर तजवीज़ दी गई कि अगर आप लोगों ने बाज़ नहीं आना, आपने हर हाल में अपने ज़िद्दी लीडर की ज़िद पूरी करनी है, तो फिर आप इस्लामाबाद तशरीफ़ ना लाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही करीबी दोस्त जो हैं अपने 70 रुकनी वफ़द के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं और चाइना का भी एक वफ़द इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद है। तो आप लोग बराए मेहरबानी इस्लामाबाद के बजाय संजानी का एक जगह है जहाँ पर आप लोग पहले भी जलसा कर चुके हैं, वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ और वहाँ पर अपनी जो शौक है, अपनी ज़िद है, वो पूरी कर लें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नई लीडर बुशरा बीबी ने ये बात नहीं मानी। ये हमें बताने वाले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने कायदीन हैं। गैर मामूली मराहत बशमूल इमरान खान से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहरीन ने संगजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। अच्छा, यहाँ पर यह हुकूमत पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या हुकूमत को जो इसका ठहराया जा रहा है ज़िम्मेदार, अगर देखा जाए तो ये तो अदालत की तरफ से हुक्म था कि शरपसंद जो है वो शहर में दाखिल ना हो सके और वो इस अमन-ओ-अमान की जो सूरत-ए-हाल है, इसको इसको इस तरह से ना ले। ये अदालत का भी हुक्म था। अ, अगर देखा जाए तो अदालत की तरफ से भी कुछ ऐसे ही अहकामात थे। मुज़ाहिरीन ने संजानी के बजाय जब रेड ज़ोन में दाखिल हुए और उसके बाद फिर कुछ सूरत-ए-हाल कंट्रोल में रही, कुछ उन्होंने अपने हाथ में ली, फिर वहाँ पे तकरीरें, फिर कफ़न बाँधना और फिर लाशें गिराना और फिर खून, फिर तहरीक और फिर वो सारी सूरत-ए-हाल जो है वो आपके सामने है। खैर, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन ने पेशावर ता रेड ज़ोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर ममूर एहलकारों को निशाना बनाया। मुज़ाहिरीन ने असला बशमूल स्टील स्लिंग्स, शॉर्ट स्टील, ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी जो कील जुड़े होते हैं लाठियों में, वो हमारे कॉलेज दौर में हुआ करते थे। मैंने तो खुद एक दफा बड़ी कुट पई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मैं कुछ शायद 2-4 दिन अस्पताल भी रहा सा। बट इट वाज इन द 91-92 जब वो इंतहाई आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं और आप ऊपर से कॉलेज भी ऐसा हो उस दौर का। अब तो खैर वो यूनिवर्सिटी बनने के नजदीक है, एमएओ कॉलेज लाहौर में। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि वो सारे डंडे शंडे लेकर जब आप आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मेरे ख्याल में 100% जो वसाइल है वो इस्तेमाल किए गए और पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी शामिल थे, जो कि पैसे लेकर ये सारा कुछ करने के लिए तैयार थे और उन्होंने सब कुछ पैसों के लिए किया। वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, बताया गया है। ये वजारत दाखिला की तरफ से सारा कुछ बताया जा रहा है, ये उनकी प्रेस रिलीज है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो, पता हो कि ये मतलब ये इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से है और किस तरह से आप तक पहुंच रही है। सख्त गीर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। हमारे पास भी इतला थी ये कि जो इसमें 3 किस्म के लोग हैं। एक जो मुराद सईद जिनको लीड कर रहा है, एक बहुत बड़ा इस वक्त ग्रोह बना हुआ है केपीके में, उन्होंने भी इस वक्त जीना हराम किया हुआ है रियासत का। एक उनमें से उनके लोगों का एक जत्था साथ में था और एक और पाकिस्तान का एक और इलाका है, चाइना के साथ मिलता है, वहां का एक ग्रुप है। ये हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अभी वजारत दाखिला ने मुराद सईद का नाम डाला है, मुराद सईद। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, मुराद सईद जो है वो उसको लीड उसको कर रहा है, हदायत वो दे रहा है, लेकिन वो जुलूस के साथ था, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी।
لیکن वजारत दाखिला की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसमें मुराद सईद साहब जो है उसको लीड भी कर रहे थे। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी बताया था, जो बुशरा बीबी के साथ कंटेनर पर और कंटेनर के इर्द गिर्द लोग थे जिन्होंने अपने चेहरों को ढांपा हुआ था, वो लोग कौन है? वो है असल लोग जो जिनको आपने लाहौर में ज़मान पार्क में इमरान खान की रहाइशगाह पर देखा था, वही लोग थे जो ये सारा कुछ कर रहे थे। अच्छा जी, वजारत दाखिला की जो मुराद सईद, ये वजारत दाखिला बता रही है कि मुराद सईद जो है वो खुद हजूम में था, इंतशारियों को लीड कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुराद सईद का हाथ ना आना भी नाकामी है। बहरहाल इस पर तफसील के साथ आगे जाकर बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, वजारत दाखिला ने कौमी और आलमी मीडिया को बताया कि इस ग्रोह ने अस्करियत पसंद हुकूमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफज करने वालों पर हमले किए, और वो मैंने देखे, आपने देखे, पूरे पाकिस्तान ने देखे। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से सड़क पर नस्ब रुकावटें हटाकर दूसरे शरपसंद जत्थों के लिए रास्ता बनाया। कानून नाफज करने वाले अदारों के एहलकारों ने पुरतशद्दुद मुजाहरीन के साथ मिलकर इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3000 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया, और पुरतशद्दुद मुजाहरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफज करने वाले अदारों के 232 एहलकार भी जख्मी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, पुलिस की मदद गाड़ियों को भी आग लगाई। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया था। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज और गैर मुल्की सफारतकारों की हिफाजत, दौरे पर आए अहम वफूद के लिए महफूज माहौल की यकीनी बनाना था। यानी फौज मुजाहरीन के सामने नहीं गई। ये बड़ी क्लियर करके बताया गया है कि फौज किसी जगह पे मुजाहरीन के आमने सामने नहीं हुई, सिक्योरिटी के दूसरे अदारे थे। और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो खुद जो शरपसंद ग्रोह था, जो मुसल्ला ग्रोह था, उसने खुद बहुत ज्यादा नुकसान बचाया है। और अगर किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसे दावे करती है, तो कोई बैद नहीं है, करने वाले भी तहरीक इंसाफ के वो शरपसंद खुद थे। अब घर में बैठे हुए जज्बाती वर्कर मेरी तरह क्या जाने के पीछे क्या चल रहा है और वहां पे वो किसको साथ लाए हैं और असल मकसद क्या है। अपने कायद की मोहब्बत में आप पीछे बैठकर जो मर्जी लिखते जाएं, लेकिन शायद अंदाजा उन लिखने वालों को भी नहीं पता कि रियासत के खिलाफ कितनी बुरी तरह से साजिश रची गई है। पुलिस और रेंजर ने इस पुरतशद्दुद हजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ सामने से फायरिंग नहीं की हजूम पर। ये वजारत दाखिला की तरफ से कहा जा रहा है। वाज़ा रहे, पाक फौज का इस पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ, और ना ही ये रूटीन पर एक तैनाती थी जो फौज की थी, लेकिन आमना सामना किसी जगह पर नहीं हुआ। मुंतशिर करने के अमल के दौरान क्यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स और मुजाहरीन के मुसल्ला शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वो आपने देखी है, वो आपने भी सुनी है। इन खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार किया। मुजाहरीन के इलाके से फरार के फौरी बाद वफाकी वज़ाए दाखिला और इत्तलात ने मुतासरा इलाके का दौरा भी किया और प्रेस टॉक भी की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और प्रोपेगेंडा में मुबीना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफज करने वाले अदारों पर डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े अस्पतालों की इंतजामिया ने हलाकतों की रिपोर्ट पर तरदीद भी की है, और मन घड़त सोशल मीडिया के पुराने एआई से तैयार करदा झूठे क्लिप्स जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में शेयर किए हैं। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो हजूम लेकर आ रहे थे, उससे पहले ही कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, आप भी सुन रहे थे, बहुत सारे दूसरे भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ खून चाहिए उनको अपनी इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए। इसका सिंगल मकसद ये ज़ाहिर है, इमरान खान को वो इस्लामाबाद से छुड़वा कर नहीं ले जाएंगे, लेकिन उनको कोई खून चाहिए, उनको कोई लाशें चाहिए जिस पर वो बाद में सियासत करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात साबित की कि खून हुआ भी नहीं, और अगर हुआ है तो वो गलत हुआ है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। एक जान की हिफाजत भी जिम्मेदारी है रियासत की। एक वो बार-बार जो कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है, मैं इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। कभी भी नहीं होना चाहिए, ना वो टीएलपी लोगों पर इमरान खान के दौर में कत्ल-ए-गारत होनी चाहिए थी, और अगर खुदा ना करे मुँह में खाक, अगर अभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं होना चाहिए थी। उन रेंजर के शहीदों के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था। वो जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए था। ये तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन करने वाले ये घर से ख्वाब लेकर आए थे, प्लान करके आए थे, उन्होंने ये सब कुछ करना है और वो कर गए हैं। बदकिस्मती से गैर मुल्की मीडिया के बाद अनासर भी इस प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। वज़रा, हुकूमती एहलकार, पुलिस ऑफिशियल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बार बार मुसद्दका सबूत के साथ असल सूरत हाल की वाज़िया की। कानून नाफज करने वाले अदारों के एहलकारों ने अपनी जानें खतरे में डालकर पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत की। वजारत दाखिला ने तमाम मीडिया को ये तफसीलात जारी करके प्रोपेगेंडे को किल कर दिया,
اور اس کو جتنا اجاگر کرنا ہونا چاہیے یہ کرنا چاہیے. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ریاست کا وجود کتنا ضروری ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو ادارے ہیں، ہر ادارہ ہے سیکیورٹی کا، اس کا دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کل رات سے حلب کے شہزادوں کی کہانیاں اور سٹوریاں سنا رہے ہیں، ٹویٹیں شیئر کر رہے ہیں، تصویریں لگا رہے ہیں. خدا نہ کرے، سوچے تو صحیح آپ کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عرب دنیا میں جو چینج کے نام پر ایک تنظیم بنی تھی نا، اس کا نام لیتے ہوئے مجھے تو ڈر لگتا ہے. اس تنظیم میں جو حال کیا ہے نا پورے عرب کا، وہ آپ کے سامنے ہے. سیریا میں جو تباہی مچائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں اس نے جو تباہی، عراق میں جو تباہی مچائی ہے اس کے سامنے ہے. مجھے کہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم ان سے تو نہیں ملا سکتے، لیکن ان کا رویہ وہی والا ہے. ان کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ والا اسلحہ، وہ والی سہولتیں تو شاید ابھی تک نہیں ہے. لیکن جس طرف وہ جا رہا ہے، جس طرف رویہ ان کا جا رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا کوئی مسلح ونگ بھی وجود میں آ جائے جو اس قسم کی کاروائیاں کرے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہوگا، اس میں کون سی بڑی شک ہے. ظاہر ہے 22-23 سال سے عمران خان صاحب دھکے کھا رہے ہیں، اور پھر اس ووٹ بینک میں سے اگر آپ یہ جو ایک امریکہ والا سائفر والا کیس نکال دیں تو کتنا عمران خان کا ووٹ رہ گیا تھا. کوئی شک تھا اس میں کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت کے آخری دنوں میں ان کے اپنے لوگوں کی کتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو؟ یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے اس پورے عمران خان کے اس پورے پچھلے 2 سال میں سے وہ سائفر نکال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ ایسی قوم ہے، ایک جھوٹے سائفر کے پیچھے اس کو ایک اتنا بڑا لیڈر بنا دیں. تو اگر اس بیس پر بھی، وہ سائفر والے معاملے پر، وہ غلامی سے نجات پر، وہ جو امریکہ سے ہمیشہ کے لیے غلامی ختم کرنے والے نعرے پر، ہم کوئی غلام ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس جھوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے تو کیا وہ ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی لڑائی بندوق اور اسلحے کے ساتھ سڑکوں پر بھی لڑے گا؟ تو میرے خیال اس کا جواب نہیں ہے. وہ سامنے آ سکتے ہیں، کس دن آ سکتے ہیں؟ جس دن ووٹ ہوگا. خاموش ہو گیا ہوگا ووٹر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ووٹر خاموش ہو گیا ہو. لاہور میں نہ نکلنے کا مطلب، پنجاب میں نہ نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا یا تو ووٹر خاموش ہو گیا یا ختم ہو گیا. اب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جس دن الیکشن ہوگا اس دن ہم نکلیں گے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ، ہمیں اپنے فوجیوں کے ساتھ، ہمیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ، ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ نہیں لڑنا. یہ عمران خان صاحب غلط روش لے کے آئے ہیں. لیکن جب ووٹ کی باری آئے گی تب دیکھیں گے. یہ تو عمران خان کا ہو گیا، لیکن عمران خان بزید ہے اس بات پر کہ وہ تمام لوگ لاہور سے نکلے، وہ تمام لوگ لبرٹی سے نکلے، گلبرگ سے نکلیں، وہ ڈی ایچ اے سے نکلیں، وہ اسلام آباد سے نکلیں، اور اس کے ساتھ مسلح ہو کر اس حکومت کو گھر بھیج دیں اور مجھے جیل سے چھڑوا دیں. ایسا ہوتا ہوا کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا. ووٹر جو ہے وہ زیادہ زیادہ ووٹ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ مسلح ہو کر، ہاں مسلح ہو کر عمران خان صاحب نے جن کو لا کر آباد کیا، جن کی ٹریننگ کی، جن کے لیے سہولتیں پیدا کی، اور جس صوبے میں پچھلے، دیکھیں یہاں پر 10-15 لاشوں کی یا 20 لاشوں کی جو بات کی جا رہی، میں تو ایک لاش، ایک بھی اگر قتل ہوا ہے تو میں تو اسے سخت مذمت کرتا ہوں. لیکن وہ جو پارا چنارا والے 150 لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کس جو ہے وہ اس میں ہوا ہے، کون سی وہ حکومت ہے؟ بہرحال ووٹر نکل سکتا ہے، ووٹ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ پرتشدد کاروائیاں نہیں کر سکتا. اچھا جی، تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ مظاہرین کے پاس کون سے ہتھیار تھے. پرتشدد مظاہرین نے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے ہیں. پکڑے گئے ہیں شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی بھی شامل ہیں. جیل وینز کو آگ لگانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. پرتشدد مظاہرین کے دوران ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملین کا نقصان ہوا ہے. ان پرتشدد مظاہرین کی وجہ سے معیشت کو بالفاستہ نقصان کا تخمینہ 192 ارب روپیہ ہے، اور پاکستان بشمول خیبر پختونخوا کے قابل فخر عوام اس قسم کی پرتشدد سیاست کو مسترد کرتے ہیں. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو نکل سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کسی بھی ایسے جلسے جلوس میں کبھی شرکت نہ کرے جہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہونے کی. دیکھیں سیاسی طور پر میں نے پورا پاکستان گھوم کر آیا. ابھی میں سوچ رہا تھا ایک سیریز شروع کریں گے جس میں آپ لوگوں کو الیکشن کیمپین کے دوران جیسے جیسے ہوا، جو ہوا، مختلف جلسوں کا حال سنوائیں گے. تاریخ جو ہے مجھے تو اچھی لگتی ہے. میں تو جب بھی میرے پاس سامنے کوئی تاریخی کتاب، تاریخی ناول
या कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई सीरी आ जाए, तो मैं तो ज़रूर देखता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ कुछ जो हमने देखा इस जलसे में, इस इलेक्शन में, वो ज़रूर बताएँ। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप पुरस ऐसी जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसे पता लगा हो कि वहाँ पर 4000 मुसल्लह अफ़राद भी उस जलसे में, जुलूस में शामिल है, कम से कम मैं तो उसमें नहीं जाऊँगा। मेरी मोहब्बत अपनी जगह, मेरा प्यार अपनी जगह, लेकिन मैं किसी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं एक जमहूरी सोच रखने वाला शख्स हूँ, जो कभी भी एक शिद्दत पसंद कन्वर्ट नहीं हो सकता। आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि आप लोग भी इस बात पर कायम रहें। आप लोगों से गुज़ारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय का इज़हार करें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सच्ची है या रियासत सच्ची है? अदालत का हुक्म क्या था? उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐसा क्यों किया? क्या आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ ऐसा करने जा रही है? अब इस पर अपनी राय का इज़हार करें और इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।